Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the channel. CS604P ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैब्स या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल्स की फाइनल टर्म की इस वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। इससे पहले ही हमने लास्ट वीडियो में इसी सब्जेक्ट की MCQs को कवर किया था। अगर आपने वो रिव्यू नहीं किए तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप उनको ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा। हमने उसमें 40 क्वेश्चन जो है वो रिव्यू किए थे, ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से। और ये कुछ सिलसिला हम आज इंशाल्लाह फॉलो करेंगे कि हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट को भी क्लियर करेंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से, जो कि बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, आप आसानी से इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पास भी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्विकली हम देख लेते हैं कि हमारा इस वीडियो में एजेंडा क्या होगा। तो हम 20 सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंटली चीज़ मैंने ये ज़हन में रखी है कि इस सब्जेक्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से एग्जाम में हर दफ़ा सवाल पूछे जाते हैं, तो हम उन सबको टच करें और सब के अंदर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करें और कोडिंग या प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपका ये सारे का सारा जो कोर्स है वो कवर हो रहा होगा 100% इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को प्रॉपरली पे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी कमांड्स इन लाइनक्स उबुंटू फॉर द फॉलोइंग। ये कुछ 3 हमें टास्क करने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो कहा गया कि चेंज योर करंट डायरेक्टरी टू CS604। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, आप टर्मिनल पे जाते हैं लाइनक्स में और वहाँ जाके कमांड अपनी टाइप करते हैं। कमांड क्या लिखते हैं आप, CD यानी चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद जो डायरेक्टरी आपने लेनी है आप वो डायरेक्टरी ले लेते हैं। और इन दिस केस हमें क्या कहा गया है, CS604 ये वाली डायरेक्टरी हमें लेनी है। तो कमांड हमारी क्या बनेगी, CD स्पेस CS604, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, इस अपनी CS604 वाली डायरेक्टरी में आ जाएंगे। सेकंड में कहा गया कि मेक ए डायरेक्टरी इन CS604 नेम्ड C फाइल्स। तो अब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जो हमने अभी सेलेक्ट की है, ये चेंज करके यहाँ तक आए हैं, तो हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। मेक कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, एक ही बात है। तो आपको पता है हमारे पास क्या कमांड होती है लाइनक्स में, उबुंटू में डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। और किस नाम से करनी है, ऊपर हमें डायरेक्टरी का नाम दिया हुआ है C फाइल्स। तो हमने कहा लिखी कमांड mkdir स्पेस C फाइल्स एंड देन वी विल प्रेस एंटर। तो हमारी इस CS604 की डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी C फाइल्स के नाम से। तीसरा टास्क जो हमें करना है उसमें हमें कहा गया कि इस डायरेक्टरी को जो अभी आपने क्रिएट की है C फाइल्स के नाम से, इसको अब आप रिमूव कीजिए। तो रिमूव करने के लिए हमें पता है हम क्या लिखते होते हैं, RMDIR यानी रिमूव डायरेक्टरी, स्पेस देके जिस भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसका नाम, इन दिस केस C फाइल्स की डायरेक्टरी है जिसे हमें रिमूव करना है। तो हम RMDIR लिख के स्पेस देंगे, जो डायरेक्टरी रिमूव करनी है उस डायरेक्टरी का नाम, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारी ये C फाइल्स की डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो जाएगी या फिर डिलीट हो जाएगी। तो ये 3 कमांड्स थी जो हमें लिखनी थी हर एक टास्क के अगेंस्ट। तो हमने उनको देख लिया कि वो कौन सी कमांड है और उनका सिंटैक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द बिटमैप ओवरहेड इन किलोबाइट्स कंसीडरिंग द फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, एक तो जो हार्ड डिस्क का ब्लॉक साइज है वो कितने का है, 4 KB का है, और दूसरा जो डिस्क साइज है हमारे पास वो कितनी है, 40 GB की है। तो ये 2 चीज़ें हमें गिवन है और हमें बिटमैप ओवरहेड निकालना है। तो प्लीज जरा देख लेते हैं कि बिटमैप क्या चीज़ है, जरा रिफ्रेश कर लेते हैं डेफिनेशन को। असल में आप ये समझ लीजिए आसानी के लिए, हार्ड डिस्क के ऊपर जो है हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये देखना होता है कि कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो अवेलेबल हैं, यदि इस वक्त वो फ्री हैं, और कौन कौन से ब्लॉक जो हैं वहाँ पे डेटा लिखा जा चुका है या वो ऑक्यूपाइड है। तो इन दोनों चीज़ों का ट्रैक रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक टेबल क्रिएट कर लेता है, आसान लफ्ज़ों में आप समझ लीजिए, और उस टेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन डालता जाता है ताकि उसे अगर कोई फाइल राइट करनी है तो उसे पता चल जाता है कि कहाँ स्पेस अवेलेबल है जहाँ ये फाइल जो है वो स्टोर करवाई जा सकती है। तो ये हो गया क्विकली जरा बिटमैप ओवरहेड।
और यही हमें निकालना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि आप ये देख लेते हैं कि 40 GB हार्ड ड्राइव में अगर हम 4 किलोबाइट का एक ब्लॉक बनाएं तो टोटल ब्लॉक्स कितने बनते हैं हमारे पास। तो स्टेप 1 हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी डिस्क साइज है उसको हम डिवाइड कर देंगे ब्लॉक साइज के साथ। तो डिस्क हमारी कितनी है 40 GB के, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसको मेगाबाइट के अंदर, और जो आंसर आएगा उसको फिर एक दफ़ा 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलोबाइट। यदि आसान लफ्ज़ों में हमने जो 40 GB की हार्ड ड्राइव थी उसको किलोबाइट्स में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइडेड बाय 4 किया, तो ये तकरीबन कुछ 10 मिलियन के करीब हमारे ब्लॉक्स बन सकते हैं डिस्क के ऊपर। अब हमें ये देखना है कि इन ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना ओवरहेड दरकार होगा, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी वो जो टेबल बनाना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो सीधी बात है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 पे डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी कि हमें इतने बाइट्स रिक्वायर्ड होगी इतने ब्लॉक्स की एंट्रीज को स्टोर करने के लिए। और हमें चूंकि कहा गया कि आपने आंसर किस में देना है, किलोबाइट में, तो इसलिए साथ हमने क्या किया है, जो बाइट्स बनेंगे दोबारा फिर हम उनको 1024 से डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले 8 से डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आ जाए उसको दोबारा फिर केपीस में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से डिवाइड कर लीजिए, लेकिन आंसर दोनों सूरतों में एक ही आएगा। एंड इन दिस केस 1280 यानी 1280 किलोबाइट्स चाहिए 40 GB हार्ड ड्राइव में। अगर एक ब्लॉक 4 किलोबाइट्स का हो तो इतनी हमें स्पेस चाहिए होगी कि हम बिट मैप ओवरहेड अपना स्टोर कर सकते हैं, या बिट मैप टेबल को स्टोर कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक फ्री है और कौन सा ब्लॉक इस वक्त ऑक्युपाइड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 स्टेप्स you will follow to write, compile and execute a C program in Linux। हमें यहाँ से नजर आ रहा है क्लियरली कि हमें 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, यानी एक राइट के लिए, कंपाइल के लिए और एक पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे जी, हमें कोई एक एडिटर चाहिए होगा। यानी विंडोज में हमने देखा है कि हम कोई भी एक IDE यूज कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम यूज करके अपना सी का कोड लिख लेते हैं, जिसमें आपका कोड ब्लॉक आ सकता है, आपका VS कोड आ सकता है, ऑनलाइन कुछ कंपाइलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, डेल C++ का एनवायरनमेंट आपके पास अवेलेबल है। ये सारे के सारे क्या हैं, एडिटर्स हैं। बिल्कुल सिमिलरली हम कोई एक एडिटर यूज करेंगे लाइनक्स के अंदर भी, और सबसे कॉमन जो है आपने शायद पढ़ा हो, यूज किया हो, जीनोम का है, पिको का है, नैनो का। ये बहुत सिंपल से टूल्स हैं, बिल्कुल ऐसी समझ लीजिए पिको और नैनो जैसे हमारे पास नोट पैड होता है या वर्ड पैड। तो सबसे पहला काम कि आपने जब प्रोग्राम राइट करना है, लिखना है, तो क्या करेंगे कि एडिटर यूज करेंगे और हम अपनी सी की फाइल वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हम मिसाल लेते हैं कि हमने फाइल 1.c क्रिएट कर ली, उसको सेव कर लिया, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होगा, हमें उस फाइल को कंपाइल करना होगा। अब कंपाइल करने के लिए विंडोज में तो बहुत आसान है, आप अपनी IDE में जाते हैं, क्लिक करते हैं, कंपाइल हो जाती है फाइल, शॉर्टकट यूज करते हैं, फाइल कंपाइल हो जाती है। यहाँ लाइनक्स में हमें क्या करना पड़ता है, तो हम सबसे पहले टर्मिनल पे जाते हैं, फिर हम अपनी ब्राउज करते हैं डायरेक्टरी जिसके अंदर हमारी वो फाइल पड़ी हुई है, और उसके बाद फिर हम अपनी उस फाइल को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट होती है, ये इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, वो क्या है, GCC, ये हमारा कंपाइलर होता है। उसके बाद हमारी फाइल चूँकि फाइल 1.c थी, ऊपर हमने ये मेंशन की हुई है, वो नाम लिखेंगे डैश, उसके बाद स्विच O का यूज़ करते हैं, दैट O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट फाइल, और उसके बाद हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल हम बता रही है कौन सी बनेगी, फाइल 1। इस कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी C की जो फाइल हमने बनाई थी फाइल 1.c, वो कंपाइल हो जाएगी और फाइल 1 के नाम की एक ऑब्जेक्ट फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट फाइल विंडोज में भी क्रिएट होती है, और हमारी जो ID जो हम यूज़ करती हैं वो इसको खुद ही क्रिएट कर देती है, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ चूँकि ये स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ती है और फाइल का नाम देना पड़ता है। तो यहाँ से हमारी फाइल क्या होगी, कंपाइल हो गई। और स्टेप नंबर 3 में अब हमें अपनी फाइल को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉट या पीरियड साइन या सिंबल, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और जो हमारी ये ऑब्जेक्ट फाइल हमने क्रिएट की है सिंपली इसको
यहाँ पे लिख देना है, टाइप कर देना है, या वो नाम जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट फाइल के लिए दिया है अब अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे लाइनक्स के अंदर कि हम अपनी सी की फाइल लिखेंगे कैसे एडिटर के अंदर, कंपाइल कैसे करेंगे जीसीसी और उसके बाद फाइल का नाम, और ऑब्जेक्ट फाइल वो हम मेंशन करेंगे, और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे लास्ट अभी हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है डॉट या पीरियड साइन / और स्पेस देके अपनी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम और एंटर हिट करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी हमारी सी की फाइल की जो भी इंस्ट्रक्शन हमने स्टेटमेंट वहां लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कोड स्नाइपर टू क्रिएट अ 54 नेम फर्स्ट 54 यूजिंग mknode सिस्टम कॉल। हमें कहा गया है कि mknode सिस्टम का यूज कीजिए और एक नेम्ड पाइप यानी फर्स्ट 54 वो क्रिएट कीजिए। इफ 54 could not be created display the error message, और अगर किसी वजह से ये 54 क्रिएट नहीं होती तो हमें ये कोई गिवन एरर मैसेज है इसको भी डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, को बहुत लेंथी या कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें mknode का सिंटैक्स आना चाहिए। MCQs में हमने ये कुछ चीज़ें की भी हैं, जिन लोगों ने MCQs देखे हुए हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी क्योंकि वही चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हैं वहाँ पे। तो mknode की जो सिस्टम कॉल है क्विकली ज़रा देख लेते हैं कि आप mknode लिखते हैं, उसके बाद जो 54 आपने क्रिएट करनी है ये देखें वही नाम हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद फिर हम कॉमा दे के s_ifo यानी s_i54 ये लिखते हैं, और उसके बाद फिर पाइप साइन के बाद ये परमिशंस लिखते हैं, और कॉमा ये डिवाइस अगर हमने यूज़ नहीं करनी तो हम 0 पास कर देते हैं। तो ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो होगी हमारी mknode की सिस्टम कॉल का सिंटैक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, mknode की सिस्टम कॉल यूज करके फर्स्ट फाइल को क्रिएट करने की कोशिश की है। अब यहाँ तक हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, यहाँ से हमें कुछ रिटर्न होगा तो अब हम चेक कर रहे हैं। तो हमें यही कहा गया था कि चेक कीजिए कि अगर ये 54 क्रिएट नहीं होती तो हम वही काम कर रहे हैं। इफ में डाल के इसको हम कह रहे हैं कि जी अगर ये 54 हमने जो कॉल की है अगर ये क्रिएट नहीं होती यानी इसका मतलब ये है कि हमें -1 रिटर्न होता है और -1 < 0 होता है। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और हमें ये कहा गया अगर 54 क्रिएट नहीं हो रही तो क्या कीजिए, ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाइए। तो हम वही कर रहे हैं कि अगर ये क्रिएट नहीं होती 54 यानी यहाँ से इतनी जगह से इससे हमें अगर -1 रिटर्न हो रहा है और -1 < 0 इसका मतलब है कि फिर हम ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं और अंदर आके हम क्या कर रहे हैं, ये एरर मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं जो हमें कहा गया था पी एरर, और वही एरर हमने इन्वर्टेड कॉमा में पास कर दिया है। तो यहाँ ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा कि 54 could not be created, और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं एग्जिट, और उसके अंदर हम 0 नहीं ले रहे बल्कि 1 ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एग्जिट जरूर कर रहे हैं बट विद एरर, और हम अपने इसके ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं। तो इतना ही काम था। mknode की सिस्टम कॉल आपको समझ आ जानी चाहिए, और अगर उसको चेक भी करना हो कि 54 क्रिएट हुई है या नहीं हुई तो हम उसको इफ की कंडीशन में डाल के चेक कर लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द कोड स्नाइपर टू चेक इफ द 54 first 54 which was in use by 2 processes while communicating has been closed or removed। तो इसमें में ये कहा गया है कि आपने 2 प्रोसेसेस आप समझ लीजिए कोई फर्स्ट 54 क्रिएट करके कम्युनिकेट कर रहे थे। अब आपने चेक करना है कि उनके दरमियान जो ये 54 थी वो क्लोज हो गई है, रिमूव हो गई है कि नहीं हुई। तो हमने पढ़ा था MCQs में भी इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास अनलिंक की जो है वो सिस्टम कॉल वो यूज करेंगे हम 54 को रिमूव करने के लिए या क्लोज करने के लिए। तो बिल्कुल हमें चूंकि चेक करना है कि वो क्लोज हुई है कि नहीं, इसलिए अगेन यहाँ पे हम उसको इफ में ही डाल के दे। तो सिंटैक्स क्या होगा, हम कंडीशन लगा देंगे जी इफ अनलिंक की जो सिस्टम कॉल है इसमें हम कहेंगे कि अनलिंक फर्स्ट 54, अगर तो ये अनलिंक हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न होगी और वो डेफिनेटली 0 से बड़ी हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी, और इवन 1 आता है तो 1 is less than 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे -1 रिटर्न होता है, इन केस के ये अनलिंक की कमांड हमें -1 रिटर्न करती है, यानी आप ये समझ लीजिए कि 54 या जो फर्स्ट 54 के नाम की नेम्ड पाइप है वो क्लोज नहीं हुई,
तो इसका मतलब ये है कि फिर ये कंडीशन तो ट्रू हुई, तो फिर हम इसके ब्लॉक के अंदर आ जाएगी और अंदर आके हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक मैसेज डिस्प्ले कराना होगा जो कि एरर मैसेज होगा, बिल्कुल उसी तरह कि पी एरर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जी अनलिंकिंग FIFO एरर या FIFO कुड नॉट बी क्लोज्ड और रिमूव या कुछ भी और एरर मैसेज अगर आपको कहा जाए तो बिल्कुल आप वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी अपनी एरर की टेक्स्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एग्जैक्ट वन अगेन कि हम ब्लॉक को टर्मिनेट कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं बट विद एरर, ठीक है, दिस वन इंडिकेटिंग द एरर। और उसके बाद फिर हम जहाँ ब्लॉक को क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखा है इस कोड स्नाइपेट में कि क्या फर्स्ट FIFO नाम की जो नेम पाइप हमने दो प्रोसेसेस के दरमियान क्रिएट की हुई थी या पहले यूज हो रही थी और हमने उसको रिमूव करना था, तो क्या हम रिमूव कर पाए या नहीं कर पाए, ये हमने चेक किया है। और रिमूव करने के लिए मैंने कहा कि हम अनलिंक की जो सिस्टम कॉल है या अनलिंक का जो फंक्शन है वो हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द एवरेज वेट एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। हमें कहा गया है कि ये कुछ प्रोसेसेस गिवन है आपके पास, T0, 1, 2 और 3, 4 प्रोसेसेस गिवन है, उनका बर्स्ट टाइम गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। FCFS के केस में यानी FCFS के एल्गोरिथम में यूज़ करते हुए एवरेज वेट टाइम आपने निकालना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी अगेन मैं कहूँगा कि हमने MCQs में बड़ी डिटेल से देखा था। क्विकली इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है एवरेज वेट कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर प्रोसेस का अपना इंडिविजुअल वेट टाइम निकालेंगे, यानी हर प्रोसेस कितना वेट कर रहा है वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे और सारे प्रोसेसेस का जो वेट टाइम है उसको हम ऐड करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेट टाइम। जो चीज़ अहम और याद रखने वाली है वो यहाँ से आपको पता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस पहले आएगा रेडी क्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसको रिसोर्सेज देगा, जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता उससे CPU नहीं लिया जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सबसे पहले P0 या P0 आया, तो अगर P0 आया तो इसका मतलब ये है उसको तो फौरन CPU मिल गया, लिहाजा उसका वेट टाइम तो क्या होगा, 0, यानी उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा। हाँ, 10 सेकंड या 10 यूनिट टाइम के लिए जब वो P0 चला तो P1 उस दौरान वेट कर रहा था। इसका मतलब ये है कि 10 सेकंड या 10 यूनिट के बाद जब P0 अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करता है तो फिर P1 को CPU या रिसोर्सेज मिलते हैं। इस दौरान 10 सेकंड का वेट करना पड़ा P1 को। अब P1 चलना शुरू हुआ और P1 4 सेकंड के लिए चला, तो 10 सेकंड पहले गुजरे, 4 सेकंड P1 ने इस्तेमाल किए, तो यूँ 14 सेकंड का टाइम गुजरा। दरअसल P2 को 14 सेकंड वेट करना पड़ा। 14 सेकंड के बाद P2 चलना शुरू हुआ और 6 सेकंड P2 चला, तो यूँ 20 सेकंड गुजर गए। दरअसल P3 ने 20 सेकंड वेट किया। तो ये बड़ा सिंपल है, आप प्रोसेस 0 जो है उसका वेट टाइम 0 रखेंगे और उसमें बर्स्ट टाइम ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ यूँ एंड तक आप वेट टाइम निकाल लेंगे। और जब सबका वेट टाइम निकल जाएगा या आप निकाल सकेंगे तो उसके बाद फिर क्या करना होगा, चारों प्रोसेसेस का वेट टाइम को आप ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। इन दिस केस हमारे पास 11 यूनिट या 11 सेकंड जो है वो एवरेज वेट टाइम बन रहा है। इसका सेकंड पार्ट था कि हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकालना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रोसेसेस वही हैं, बर्स्ट टाइम वही है, लेकिन अब के बाद हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना हो। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए दो चीज़ें दरकार हैं या रिक्वायर्ड हैं। एक, उस प्रोसेस ने वेट कितना किया या उसका वेट टाइम कितना है, और प्लस उसका बर्स्ट टाइम कितना है। ये दो चीज़ें पर देखनी पड़ेगी। आधा टेबल हम जो पिछली दफ़ा हमने कैलकुलेट किया था जिसमें हमने वेट टाइम निकाला था वो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ हम क्या करेंगे, बर्स्ट टाइम ऐड करेंगे। तो हर प्रोसेस का क्या निकलेगा, इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम। तो यूँ देख लीजिए कि 10 और 0 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास P0 या P0 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना निकला, 10। P1 का कितना बनना चाहिए, ऑब्वियसली आप समझ गए हैं, बल्कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, 40, बिल्कुल ठीक है। P2 का कितना बनेगा जी, 14 + 6 20,
और P3 का कितना बनेगा 20 + 8 दैट इज 28। तो अब हमारे पास क्या निकल आया, हर प्रोसेस का इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम, और हमें क्या निकालना है, एवरेज। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक आप कह सकते हैं कि 4 प्रोसेसेस का एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए इन चारों का अलग अलग जो है वो टर्न अराउंड टाइम हम ऐड करेंगे, 4 पर डिवाइड कर देंगे, और इन दिस केस कितना बन रहा है ये 18 यूनिट या फिर 18 सेकेंड्स। तो ये हमारा था पार्ट 2। इन दोनों क्वेश्चंस को ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे हमने इन दोनों को ही कोड स्नैपेट भी लिखने हैं। मैंने कोशिश की है कि दोनों को रिलेट कर दूं ताकि थोड़ा सा भी फ्रेश होगा माइंड में आपके, तो कोड आप आसानी से लिख सकेंगे, क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ आ गई है ना तो इसकी सी की कोडिंग में लिखना बहुत आसान है। ठीक है, चूँकि प्रोग्रामिंग आपको आती है, लॉजिक आपने समझ ली है, तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट हमें करना होगा। तो हम ज़रा QTN को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, वही हमारे पास प्रोसेसेस हैं। हमें सिर्फ ये कहा गया कि अब आपने कैलकुलेट नहीं करना बल्कि क्या करना है, कोड स्नैपेट लिखने हैं। किस चीज़ के लिए, एवरेज वेट टाइम निकालने के। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि एवरेज वेट टाइम हमने निकाला है, और वो ये है कि हर प्रोसेस का पहले इंडिविजुअल वेट टाइम निकालेंगे, प्लस जो सम निकलेगा उसको हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, एवरेज वेट टाइम होगा। लेकिन इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर प्रोसेस का वेट टाइम निकालना होगा। लेकिन अब के बार हमें कोड स्नैपेट लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं जी, हम वेट टाइम के नाम से एक एरे डिक्लेयर करते हैं 4 साइज की, चूँकि हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, और उसको इनिशियलाइज करा देते हैं 0। एक और एरे डिक्लेयर करते हैं बर्स्ट टाइम की, उसका भी साइज 4 रखते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास बर्स्ट टाइम गिवन है तो वही वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यानी बर्स्ट टाइम 0, यानी प्रोसेस 0 की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता रहेगा, तो 10 आ जाएगी। बर्स्ट टाइम 1 यानी प्रोसेस 1 की 4, एंड इस तरह 2 की 6 और 3 की 8। एक वेरिएबल हमने लिया है टोटल वेट टाइम का, और एक हमने लिया है एवरेज वेट टाइम का, और इनिशियलाइज हमने 0 से करवानी है। तो ये हमें तकरीबन 2 इंडिविजुअल इंटीजर टाइप की वेरिएबल चाहिए और 2 हमें एरे चाहिए, वो हमने डिक्लेयर कर लिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम एक लूप एग्जीक्यूट करते हैं जो 1 से लेकर 4 तक जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 हमने लेस देन और इक्वल टू लिया हुआ। इसका मतलब यह है कि लूप 1 से 4 तक चलेगा। करना हमें क्या होगा जी, हम वेट टाइम निकाल रहे हैं हर प्रोसेस का। ए जब 1 होगा तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये आ जाएगा वेट टाइम ऑफ 1। ये क्या होगा जी, वेट टाइम ऑफ 1 माइनस 1, वो कितना होगा, प्रोसेस 0 का वेट टाइम प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ 1 माइनस 1, जो कि क्या होगा 0। इन दिस केस T0 का वेट टाइम तो हुआ 0, और प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ 1 माइनस 1 0, T0 का बर्स्ट टाइम कितना है 10। इसका मतलब ये हुआ कि 0 + 10 = 10। तो इसका मतलब वेट टाइम ऑफ 1 प्रोसेस 1 ये कितना बना 10 सेकेंड्स, और यहाँ से देख लीजिए उसने 10 सेकेंड ही वेट किया है। इसी तरह इसमें आप 2 पुट करके देखिए, 3 पुट करके देखिए, तो आप खुद समझ जाएंगे। इवन 4 पुट करके भी देखिए, ये बिल्कुल वही वेट टाइम बन रहे हैं जो हमने भी लास्ट कैलकुलेट भी किए थे। आप कोशिश कीजिए कि इसको 2, 3 यानी एक ही वैल्यू पुट करते जाइए और ड्राई रन करके देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप कर ही रहे हैं। बेसिकली मैं दोबारा बता देता हूँ कि हर प्रोसेस का वेट टाइम हम निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस से जो पहले प्रोसेस है उसके ही वेट टाइम और उसी के बर्स्ट टाइम को ऐड करके। सिंपल फार्मूला है जो हमने न्यूमेरिकल में यूज किया। यूँ हम एक एक प्रोसेस का क्या निकाल रहे हैं, वेट टाइम, और वो हम इस एरे के अंदर डालते जा रहे हैं जिसको हमने शुरू में कहा था 0। दूसरा भी ये काम करना पड़ेगा, जो भी वेट टाइम निकल रहा है हमने उसको ऐड भी तो करना है ना, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा क्या किया है, 4 का वेट टाइम हमने ऐड करके 4 पर डिवाइड किया। तो ऐड करने के लिए हमने ये टोटल का वेरिएबल लिया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस जिसका वेट टाइम हम निकाल रहे हैं वो दोबारा उसके अंदर ही ऐड हो रहा है। ठीक है, 1 मोर टाइम मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ। तो हम कर ये रहे हैं कि एक एक प्रोसेस का वेट टाइम निकाल रहे हैं लूप के अंदर, और वो वेट टाइम हम टोटल वेट टाइम में ऐड करते जा रहे हैं। जब A2 होगा तो प्रोसेस 2 का वेट टाइम निकलेगा, और वो फिर टोटल वेट टाइम जितना पहले था उसमें ऐड होके प्लस हो गया।
ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक आपने नंबर ऐड करने, लूप में ऐड करते हैं और एक सम के वेरिएबल के अंदर बार बार उसी नंबर को ऐड करते जा रहे हैं। आपने पहले से पढ़ा होगा। ये टोटल के वेरिएबल के अंदर क्या कर लिया है, इन सारे प्रोसेसेस का वेट टाइम ऐड कर लिया है। लूप हमारा जब 4 टाइम्स चल जाएगा, उसके बाद A5 होगा तो लूप एग्जिट हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास इन प्रोसेसेस का जो सारा वेट टाइम है वो ऐड होके कहाँ पड़ा हुआ है, इस टोटल के वेट टाइम के अंदर। इसको हम क्या करते हैं, 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने जो कि ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है एवरेज वेट टाइम का, तो हम लिखते हैं एवरेज वेट टाइम इज इक्वल टू जो यहाँ से वैल्यू आई है टोटल वेट टाइम की, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 के ऊपर। तो इसको हम चाहें तो अगली स्टेटमेंट में प्रिंट एफ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर कहा जाए प्रिंट करना है तो आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट एफ की ले लेनी है और एवरेज वेट टाइम को आपने प्रिंट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिमिलर है, इसमें भी वही काम करना होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में किया था कि आपके पास वही 4 प्रोसेसेस हैं। आपने अब के बार क्या निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो ये हमने न्यूमेरिकल से पहले किया हुआ है, जरा कुछ ही इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। वही हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर की है, इसमें एक आधा फर्क आ गया है। वेट टाइम हमने ले लिया, बर्स्ट टाइम ले लिया, हमें टर्न अराउंड टाइम चाहिए होगा, वो हमने एक और एरे ले ली है, चूँकि हर एक का हमें वेट टाइम भी चाहिए और टर्न अराउंड टाइम भी चाहिए। और उसके बाद हमने टोटल टर्न अराउंड टाइम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम फिर से वही काम करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो 1 से लेकर 4 तक जाए। सबसे पहले ये वही स्टेटमेंट है कि हम एक एक प्रोसेस का क्या कर रहे हैं, वेट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर, यानी जिस प्रोसेस का वेट टाइम कैलकुलेट करना है उससे पिछले प्रोसेस का वेट टाइम और उससे ही पिछले प्रोसेस का क्या करना पड़ेगा, बर्स्ट टाइम, उन दोनों को ऐड करके तो हमें करंट प्रोसेस का वेट टाइम मिल जाएगा। ये हमने वही काम किया जो लास्ट हमने क्वेश्चन में किया है। यहाँ जो एंड चीज़ है जो आपकी याद रखने वाली है वो ये स्टेटमेंट है, वो ये है कि जिस प्रोसेस का आपने टर्न अराउंड टाइम निकालना है, हमने कहा था अभी न्यूमेरिकल में कि 2 चीज़ें चाहिए, उस प्रोसेस का अपना वेट टाइम और उसका अपना ही बर्स्ट टाइम। और वेट टाइम ए का ये देख लीजिए, हम इसे पहले निकाल चुके हैं, ये ऊपर पड़ा हुआ है। और आप कहेंगे कि बर्स्ट टाइम, तो ये बर्स्ट टाइम की एरिया हमने यहाँ पे दी हुई है, तो ये बर्स्ट टाइम तो हमें खुद गिव रहे हैं, वेट टाइम हमने निकाल लिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दोनों चीज़ें आएंगी। अब हमें चूंकि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो लिहाजा हम हर एक प्रोसेस का जो टर्न अराउंड टाइम आ रहा है हमारे पास, उसको हम सम करते जाएंगे और कहाँ रखते जाएंगे, टोटल टर्न अराउंड टाइम का जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लास्ट किया था। तो हम लिख रहे हैं जी टोटल टर्न अराउंड टाइम प्लस इज इक्वल टू कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये भी होता है कि टोटल टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू टोटल टर्न अराउंड टाइम प्लस टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए। ऑफ ए कह लें, सब ए कह लें, यानी हर प्रोसेस का लूप के अंदर जो टर्न अराउंड टाइम निकलेगा वो टोटल के वेरिएबल में ऐड होता जाएगा जब तक कि लूप चल रहा है। और ये सारा इकट्ठा होकर टोटल टर्न अराउंड टाइम का ये जो वेरिएबल हमने लिया हुआ है इसमें स्टोर हो जाएगा। लूप जब टर्मिनेट होगा वो एक ही कंडीशन हमें पता है, 5 जब हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हमारा टोटल टर्न अराउंड टाइम कहाँ पड़ा होगा, टोटल टी टाइम के वेरिएबल के अंदर। अब हमें सिंपल एवरेज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमने क्या निकाल ली, एवरेज। अगेन जैसे मैंने कहा कि हम चाहें तो यहीं तक भी कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि इसको प्रिंट करके दिखाइए तो आप इसको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में डाल दीजिएगा। ये जो वेरिएबल है आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जी कि आपके पास FCFS के केस में एवरेज वेट टाइम कैसे निकालना है, न्यूमेरिकल दिया हो तब भी आप हल कर सकेंगे, एवरेज टर्न अराउंड निकालना है न्यूमेरिकल हो तब भी कर सकेंगे, आप कोड लिखना हो तो भी तब भी इंशाल्लाह कर सकेंगे। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं फिर वही कहूँगा कि आप इससे पहले कोशिश कीजिए कि जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं उनको एक बार दोबारा देखिए, खुद से हल कीजिए, एंड देन फिर कोड लिखने की कोशिश कीजिए। आपको लॉजिक पता चल जाएगी तो आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। नहीं समझ आ रही तो दोबारा इनको 1 बाय 1 देखिए, एवरेज वेट टाइम का न्यूमेरिकल देखिए और उसके बाद फिर एवरेज वेट टाइम की कोडिंग देखिए, एंड देन फिर जब आपको वो बेहतर लगे या कंफर्टेबल आप हो जाए, देन उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, एंड देन फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है उसका न्यूमेरिकल खुद हल कीजिए, और उसके बाद फिर उसको यहाँ से उसकी कोडिंग जो है वो देख लीजिए। जब तक आप खुद नहीं हल करेंगे तब तक ये ज़रा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी समझ नहीं आती या ज़रा मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
Write the code for the producer process in the producer consumer inter process communication। तो आपने पढ़ा है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एक प्रॉब्लम है जो कि वो बहुत कॉमन है। तो इसमें में कहा गया कि आपने प्रोड्यूसर जो है इसका कोड लिखना है। प्रोड्यूसर कौन सा प्रोसेस होता है जो कुछ डेटा आइटम प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है या क्रिएट करता है, कुछ भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए उसके लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0। ये वो आइटम होगी जो प्रोड्यूसर बनाएगा। इन इज इक्वल टू 0 असल में ये उस अरे के अंदर रखने की जगह होगी। अभी मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बफर साइज या बफ साइज इज इक्वल टू 5, ये हमने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 आइटम होंगे तो बफ साइज इज इक्वल टू 10 कर लीजिए। एक और हमें एक्चुअली बफर चाहिए होगा। ये वो बफर है, आप ये समझ लीजिए कि जिसमें आइटम्स बना के प्रोड्यूसर रखेगा, और इसका साइज कितना है ये हमने इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ये देखें। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। और इनिशियलाइज हमने करा दिया 0 से इस एरे को। इस वक्त बफर में आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं पड़ा हो है, तो ये 0 से इनिशियलाइज, लेकिन कुछ आइटम नहीं पड़ी, हमने भी कुछ बनाया नहीं हुआ। और काउंटर का वेरिएबल है, ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था एमसीक्यू वाले पार्ट में, कि ये शेयर्ड वेरिएबल होता है प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर में। और इनफैक्ट यही बोन ऑफ इंटेंशन होती है जिसको हमें कंट्रोल करना हो। तो ये कुछ हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं सेफ साइड के लिए। क्या कि अगर हमारा इस वक्त जो काउंटर का वेरिएबल है, जो हम कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर जब कुछ चीज़ बनाएगा तो उसको वो क्या कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि कहीं ये बफर साइज के बराबर तो नहीं हो गया। बफर साइज कितना है बोला, हमने लिखा हुआ 5। इसका मतलब ये है कि कंडीशन उस वक्त सही होगी जब क्या होगा, बफर भी 5 होगा और काउंटर भी 5 होगा। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब कि 5 आइटम की जगह थी, ठीक है, और आपने 5 ही बना ली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 5 की जगह थी और 5 ही आप बना चुके हैं, तो फिर आप क्या कह रहे हैं जी, यही होता है कि बफर फुल होगा। यानी 5 की कैपेसिटी थी बफर साइज की, और 5 ही आपने बना के रख दी है। और आपको कैसे पता 5 है, क्योंकि आपका काउंटर जो है वो कह रहा है बफर के बराबर है, और बफर 5 है तो इसका मतलब है काउंटर भी 5 होगा। ऐसी सूरत में आप कह रहे हैं कि जी बफर इज फुल। इसका मतलब कि आप कोई आइटम मजीद रख नहीं सकते आप, जब तक कि कंज्यूमर आए, कंज्यूमर प्रोसेस एक आइटम यहाँ से उठाए, यूज कर ले, और 5 की बजाय 4 आ जाएगी। अब आप एक बनाइए और जाके रख लीजिए यहाँ पे। अब एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं यहाँ पे कि बफर और काउंटर जो है उनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं। यानी ये कंडीशन जो है ना, काउंटर इज इक्वल टू बफर साइज, ये फॉर इंस्टेंस किसी वजह से गलत हो जाती है। काउंटर की वैल्यू 2, 3 है, जो कि 2 इज इक्वल टू 5 गलत हो। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अब हम कहाँ आ जाएंगे, इफ के बाद एल्स में आ जाएंगे। अब एल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। एल्स में हम यूजर को कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपने जो नई आइटम क्रिएट करनी है वो उसकी वैल्यू एंटर कर दीजिए। अब यूजर कोई एक वैल्यू एंटर करेगा, तो वो जो वैल्यू एंटर करेगा वो हमने शुरू में कहा था ये प्रोड्यूस वाला जो डेटा आइटम है या वेरिएबल है उसके अंदर हमने उसको स्टोर कर लिया। यदि हमने यूजर से पूछा कि आपने अगली आइटम कौन सी ऐड करनी है, तो उन्होंने 10 एंटर कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि 10 को हमने इस प्रोड्यूस में स्टोर कर लिया। बिल्कुल जैसे आप सी में प्रोग्राम करते हैं, कोई यूजर से इनपुट लेके स्टोर करते हैं। असल में अब हमें ये आइटम लेके बफर में जाके डालनी है, ठीक है ना, ये हमने नहीं क्रिएट करनी। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस बफर के अरे के अंदर आप जाइए और जो इनकी वैल्यू है अभी वहां पे जाइए और प्रोड्यूस वाली आइटम वहां जाके रख लीजिए। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, जो राइट साइड पे वैल्यू है वो इसमें कहाँ जाएगी, लेफ्ट पे, और लेफ्ट में कहाँ जा रही है, बफर की अरे में। इंडेक्स कौन सा होगा, जो इन है, और शुरू में इन कहाँ पे है, 0 पे। अब जैसे हम आइटम्स बना रहे हैं तो ये जो इंडेक्स है इन वाला, ये पहले 0 पे होगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसे ये आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं इस वक्त इन अगर 0 है, इसका मतलब है पहली आइटम प्रोड्यूस हो रही है, वो पहली आइटम बफर सब 0 में रखी जा रही है, जो कि हमने भी कहा कि यूजर 10 एंटर कर रहा है। हमने अगला काम क्या करना होगा कि हमने इस इन को आगे मूव करना होगा, उस एरे में अगले इंडेक्स पे मूव करना होगा। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, जरा आपने केयरफुली देखना है। खाली इन प्लस प्लस हमने नहीं कहा। आप पूछेंगे क्यों,
उसकी वजह ये है कि खाली हम इन प्लस प्लस करेंगे तो वो 3, 4, 5, 6, 7 बफर कितना है 5 का, तो अब इन आपका क्या हो गया, बफर सही से बाहर निकल गया। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कैपेसिटी आपके पास 5 की है और आप कह रहे हैं कि इन मेरा इस वक्त 6 पे पड़ा हुआ, 7 इंडेक्स पे चला गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसको 5 के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक रहना चाहिए। यानी इस केस में अगर आपके पास यहाँ इन प्लस प्लस होके 2 होता है, 2 मॉडुलस 5 क्या होगा, अगेन 2, 3 मॉडुलस 5 क्या होगा 3, 4 मॉडुलस 5 क्या होगा 4, और 5 मॉडुलस 5 क्या होगा 0। तो अरे सब 0 से 4 तक आप गए, 5 के ऊपर फिर 0 पे आ गए। तो ये देख रहे हैं कंट्रोल का 5 से बाहर नहीं जाने देगी। ये स्टेटमेंट आपके इन को 5 से इन के वेरिएबल को, ये वो वेरिएबल है जो आपके बफर के अंदर इंडेक्स को मूव कर रहा है, इसको वो 5 से बाहर नहीं जाने देगी ये स्टेटमेंट। और ये अब कर लिया आपने, अब हमने एक आइटम प्रोड्यूस कर लिया, इसलिए अब काउंटर को 0 से क्या कर रहे हैं 1। मैं दोहरा देता हूँ, यूजर से इनपुट लिए नंबर 1, उस इनपुट को हमने जाके बफर में स्टोर किया यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3 में हमने क्या किया है, बेसिकली इनको बफर के अंदर जो इंडेक्स है उसको मूव किया है, और नंबर 4 पे हमने बताया है कि अब हमारे पास पहले आइटम 0 प्रोड्यूस थी, अब हमने एक आइटम प्रोड्यूस कर ली है, यानी काउंटर को हमने 0 से 1 कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बफर जो है वो एम्प्टी नहीं है, बफर के अंदर कोई आइटम पड़ी नहीं है। 0 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग इनसाइड द बफर, इट इज नॉट एम्प्टी। और ये करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने एल्स का जो ब्लॉक है उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके ग्रैनुलर लेवल पे आपको एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल है कि आप कोई मुश्किल रहनी नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद है रहेगी भी नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मैंने डेलिबरेटली इंक्लूड किया है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात एक पार्ट करवाया जाता है और स्टूडेंट कहते हैं कि जी वो सेकंड पार्ट से क्वेश्चन आ गया, तो हालांकि सिमिलर हैं और मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कोशिश करेंगे इसको क्विकली रैप अप करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हमने बहुत डिटेल से गुफ्तगू सारी कर ली है। तो मैंने इसको डेलिबरेटली शामिल किया है ताकि ये ना हो कि हम एक पार्ट कर रहे हैं, खुदा न खास्ता यू मे बी फेसिंग द सेकंड पार्ट जो कि कंज्यूमर वाला हो, तो आप उसको भी कर सकें। अगेन इसमें भी काम वही है, हमें कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो कैसे कंज्यूम करेगा आइटम्स को और क्या करेगा, इसका कोड लिखिए, ठीक है। तो सिमिलर कुछ वेरिएबल्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने इसलिए सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर चेंज की हैं, बाकी आपकी वेरिएबल्स वही रहेंगे। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, इसलिए हमने कहा कंज्यूम इज इक्वल टू 0। जैसे एक बात था प्रोड्यूस, इसका मतलब है वो आइटम जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे वो आइटम जो ये कंज्यूमर प्रोसेस क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। वहां पे इन थी वो चुके रखता जा रहा था बफर के अंदर, और यहाँ पे आउट है, ये वो इंडेक्स है जो बफर में मूव करके कंज्यूमर को बताएगा कि अब आपने कितनी आइटम कंज्यूम कर ली। तो ये 2 वेरिएबल डिफरेंट है, बाकी सिमिलर। वहां आप चेक कर रहे थे कि इफ काउंटर इज इक्वल टू बफर, यानी आपका काउंटर बफर बराबर है, इसका मतलब है कि आपका बफर फुल है। तो यहाँ पे आप कंज्यूम करने से पहले क्या चेक करेंगे कि इफ काउंटर इज इक्वल टू 0, जो बात कर रहे थे कि काउंटर अगर 0 है इसका मतलब है कि बफर एम्प्टी है, उसमें कोई चीज नहीं है, वी हैव नथिंग टू कंज्यूम। हमें भी वेट करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को आइटम प्रोड्यूस करे, वो काउंटर को +1 करे, और काउंटर अगर 0 से +1 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब हम कोई एक आइटम जाके कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो वहाँ पे हम कह रहे थे कि बफर इज फुल, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं बफर इज एम्प्टी, 0 मीन एम्प्टी, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर काउंटर जो है वो 0 नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम क्विकली एल्स में आ जाएंगे। तो एल्स में आके सबसे पहले हम क्या काम कर रहे होंगे कि बफर के अंदर हम कहेंगे जी आउट के इंडेक्स पे चले जाओ, और शुरू में आउट हमने क्या कहा है कि वो कहाँ पे होगा 0 पे। इसका मतलब यह है कि बफर सब 0 में हम गए और वहाँ से हमने एक आइटम निकाली, असाइनमेंट ऑपरेटर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से हमने किस में डाल दी, कंज्यूम के वेरिएबल के अंदर। हमने लास्ट बात की थी कि हमने वहाँ पर 10 डाला था मिसाल के तौर पर, तो ये देखिए 10 कहाँ चला जाएगा, इस कंज्यूम के वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ से असाइन करवा दिया। और अब हम एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि जो हमने कंज्यूम की है वैल्यू वो कौन सी है, भला कंज्यूम की, और कंज्यूम में हमने अभी बताया क्या रखा है, 10 रखा है। तो ये प्रिंट हो जाएगा कि भाई वहाँ से 10 प्रोड्यूस होकर बफर में रखा गया और कंज्यूमर ने वो 10 वाली आइटम उठा के कंज्यूम कर ली है। और बिल्कुल उसी तरह
प्रोड्यूसर काम कर रहा है इनके इंडेक्स के साथ, यानी इनके वेरिएबल को यूज करके इंडेक्स मूव कर रहा है। कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, आउट के इंडेक्स को यूज कर रहा है, और तरीकाकार फिर वही है। और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, काउंटर को यहाँ माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बार बार प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके काउंटर को प्लस करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, और कंज्यूमर जो है वो उसको डिक्रीमेंट करता जाएगा, और उसके बाद फिर हम एल्स को क्लोज कर रहे हैं। तो सिमिलर वही 4 टास्क यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। इनको ब्रेक डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए इनको कुछ एटलीस्ट आप एक दफ़ा अपने हाथ से कोड कर सकें, इवन किसी ग्राफ शीट के ऊपर लिख सकें स्टेप बाय स्टेप कि कैसे प्रोड्यूसर का कोड चलता है, या वो क्या काम करता है, और वो कौन से 4 स्टेप्स हैं, यानी 5 बनेंगे कंडीशन चेक करने के साथ, वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आपको कंज्यूमर के केस में यहाँ पे चेक करने हो। इन 2 चीज़ों को आप करके चले जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी काफ़ी एमसीक्यूज और एक आध सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन जो है ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर से वो यूजुअली पूछा जाता है, तो आप कोई भी अगर आ जाता है आप आसानी से कर सकेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडरिंग द बैंकेट्स एल्गोरिथम व्हाट आर अवेलेबल एंड मैक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़े हुए, एमसीक्यूज में भी हमने देखा था कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। बैंकेट्स एल्गोरिथम आपको पता है ये डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिथम है। ये बेसिकली ये दिखता है कि एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर सिस्टम में 4 प्रोसेसेस हैं इस वक्त और उनको कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके बाद फिर ये अवेलेबल रिसोर्सेज दिखता है, और फिर दिखता है कि किसी तरतीब से ये रिसोर्सेज असाइन किए जा सकें, और सिस्टम फिर भी सेफ स्टेट में रहता है, और प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, सिस्टम सेफ स्टेट में रहता है। तो ये असल में सारे के सारा एक मैकेनिज्म है, एक अप्रोच है डेडलॉक को अवॉइड करने। 2 चीज़ें पूछी गई हैं, वैसे तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक अवेलेबल पूछा गया है और एक मैक्स पूछा गया। अवेलेबल आपके पास क्या होता है कि अवेलेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी अरे है जिसका इंडेक्स RN और दिस इज इक्वल टू K। इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि हमारे पास अवेलेबल की जो मैट्रिक्स है या जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ये कह रहा है कि वी हैव K इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज RI वी हैव अवेलेबल, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास RI रिसोर्सेज के K इंस्टेंस अवेलेबल हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ, अगर आप ये समझ लीजिए कि I हमारे पास 4 है और K हमारे पास 3 है। अब इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि अवेलेबल ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसी चीज़ बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 इंस्टेंस हैं 4 रिसोर्सेज के ईच, यानी विल हैव ओवरऑल 12 रिसोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखने के लिए अवेलेबल को। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो 4 रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स के हमारे पास K इंस्टेंस से बाद 3 इंस्टेंस अवेलेबल है। रिसोर्स 1 होगा, उसका इंस्टेंस पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इसी तरह RI जब यानी I2 होगा तो फिर हम कह सकेंगे कि R2 का पहला इंस्टेंस, फिर दूसरा, फिर तीसरा। R3 यानी जब I3 होगा तो हम कह सकेंगे कि जी R3 का पहला इंस्टेंस, दूसरा और तीसरा। इसी तरह जब RI यानी I4 होगा तो R4 का पहला इंस्टेंस, दूसरा और तीसरा। तो RI रिसोर्सेज की यानी I1 2 3 4 के लिए हर रिसोर्स के K इंस्टेंस, यहाँ हमने K की एग्जाम्पल लिख के 3 है। तो ये एक अवेलेबल का एक मैट्रिक्स है या एक डेटा स्ट्रक्चर है। आप ये समझ लीजिए कि एल्गोरिथम के पास ये ओवरऑल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो उसने असाइन करवानी है प्रोसेसेस को। ये उसे पता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज ओवरऑल अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ जो है वो मैक्स है। मैक्स से हमने एमसीक्यूज में भी डिटेल में बात की थी कि ये वो मैक्सिमम डिमांड है हर एक प्रोसेस की। यानी एक प्रोसेस आता है सिस्टम में और वो बताता है कि मुझे 4 इंस्टेंस चाहिए होंगे मैक्सिमम। एल्गोरिथम ये कहता है कि हर प्रोसेस जब सिस्टम में आएगा वो पहले अपनी मैक्सिमम नीड बताएगा, अपनी डिमांड बताएगा कि मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने चाहिए। जब सारे प्रोसेसेस अपना मैक्सिमम बताते जाएंगे तो उसके बाद एल्गोरिथम ने ये देखना है
कि ये सारे इतने चाहिए रिसोर्सेज, जबकि अवेलेबल मेरे पास इतने हैं, तो क्या ये एलोकेट किए जा सकते हैं, किसी तरतीब से असाइन किए जा सकते हैं, और क्या सारे प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर सकते हैं? मैक्सिमम क्या है कि हर प्रोसेस की एक डिमांड है, वो कहता है जी मुझे पर्टिकुलर के इंस्टेंस चाहिए, मुझे R1 के एक इंस्टेंस चाहिए, R2 के 2 इंस्टेंस चाहिए, R3 का भी एक चाहिए। तो PI से मुराद कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। RJ से यहाँ मुराद क्या है जी? रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3। और K हमारा तक क्या है? नंबर ऑफ इंस्टेंस 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। याद रखिएगा, अवेलेबल एक ओवरऑल है और मैक्स अवेलेबल से हमेशा कम ही होना चाहिए और होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। वो एड्रेसेस जो हम कहते हैं कि जी CPU जनरेट करता है आमतौर पे, उनको हम क्या कहते हैं? हमारे लॉजिकल एड्रेसेस। ठीक है, इसमें जो एंड चीज है वो आपके याद रखने वाली है, निशानी हुई है कि दीज आर जनरेटेड बाय CPU। और दूसरी जो निशानी आपने याद रखनी है या क्लू आप कह लें, वो क्या है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि CPU प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो एड्रेसेस जनरेट करता है वो क्या होते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस होती हैं। और इनका एक और नाम भी है, वो भी देख लीजिएगा, इनको वर्चुअल एड्रेसेस भी कहा जाता है। तो अगर वर्चुअल का लफ्ज आए और लॉजिकल ना आए तो आप ये समझिएगा ये भी एक्चुअली क्या है? लॉजिकल ही है, बट दूसरा नेम यूज किया हुआ है। और एक और चीज जो आपने याद रखनी है डिफरेंशिएशन के लिए, कि ये एड्रेसेस जो है ये प्रोग्राम खुद इस्तेमाल करता है। These are used by program itself during the execution of the program जनरेट हुए, वर्चुअल हैं और प्रोग्राम इनको खुद इस्तेमाल करता है। तो ये 2-3 निशानियां किसके लिए होगी? आपके लॉजिकल एड्रेसेस के। फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो फिजिकल एड्रेसेस हैं, दीज आर फिजिकल लोकेशंस इनसाइड द मेन मेमोरी, जिसको आप रैम भी कह लेते हैं आसान लफ्जों में, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम्स हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होते हैं। असल में ये क्या है? ये वो लोकेशन है हार्डवेयर के अंदर जहाँ पे हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जहाँ पे रीड और राइट की इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं मेमोरी के अंदर, वो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, ये हमारा कौन जनरेट करता है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। असल में वो ट्रांसलेट करता है इन एड्रेसेस को, लॉजिकल को, फिजिकल एड्रेसेस में। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है जो आपने ज़हन में रखना है लॉजिकल एड्रेसेस का और फिजिकल एड्रेसेस का। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द कोड स्नाइपर दैट ट्रांसलेट्स द लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। और कुछ हमें नीचे आउटपुट भी दिखाई दी है कि आप आउटपुट देखिए। सबसे पहले वो आपसे पूछा जा रहा है कि जी आप 16 बिट सेगमेंट वैल्यू दीजिए और उसके बाद फिर 16 बिट ऑफसेट एड्रेस दीजिए या वैल्यू वो दीजिए, और उसके बाद फिर आपने फिजिकल एड्रेस जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरह के आपने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे और आई बिलीव आपने कुछ एक आध प्रोग्राम भी पढ़ा होगा। और आपने भी यहाँ पे कहा गया कि आपने कोड स्नैपर लिखने हैं, यानी न्यूमेरिकल नहीं करना बल्कि इसका कोड लिख रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हमें यहाँ से समझ आ रही हैं। एक तो यह है कि हम सेगमेंट के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक हम ऑफसेट के लिए कर लेते हैं, और एक हम फिजिकल एड्रेस के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये 3 काम करते हैं क्विकली। हमने ये किया है, इंटीजर टाइप का एक सेगमेंट ले लिया, एक ऑफसेट ले लिया, और एक हमने लॉजिकल एड्रेस ले लिया, और एक हमने फिजिकल एड्रेस लिया। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? यूजर से देखिए आउटपुट आ रही है, पहला प्रॉम्प्ट है कि एंटर 16 बिट सेगमेंट वैल्यू। तो हमने बिल्कुल वही स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट कर लिया कि प्रिंट एफ एंटर 16 बिट सेगमेंट वैल्यू। और जो यूजर सेगमेंट वैल्यू देगा वो हमने सेगमेंट का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये देखिए उसमें हमने उसको इनपुट कर लिया है। इसी तरह हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एंटर द 16 बिट ऑफसेट वैल्यू, वही हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराई है। और जो यूजर वैल्यू देगा वो हमने ऑफसेट का जो वेरिएबल दूसरा लिया है उसमें हमने इनपुट कर लिया है। अब हमने ये दोनों वैल्यूज तो इनपुट कर ली हैं। अब हमारी आगे कैलकुलेशन है और वो देखते हैं तो कैसे होती है। तो हम यहाँ से सेगमेंट कैलकुलेट कर, और सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यूजर ने सेगमेंट ऊपर दिया हुआ है हमें उसको हम 16 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और उसके बाद हमें पता है हमारा फिजिकल एड्रेस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है कि सेगमेंट प्लस ऑफसेट। और सेगमेंट अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे वैल्यूज़ की आ जाएगी। और ऑफसेट के लिए आप ये देख लीजिए, आपने यूजर से वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि फिजिकल एड्रेस में कोई वैल्यू यहाँ पे पहुँच गई है, और अगर फिजिकल में कोई वैल्यू पहुँच गई है यानी फिजिकल एड्रेस के वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं दी 20 बिट फिजिकल एड्रेस। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये असल में ये टाइपो है, यहाँ पे ठीक है चुके इंटीजर है तो इसलिए, और ये क्या जी फिजिकल एड्रेस। तो ये हम लास्ट की जो अपनी स्टेटमेंट है ये प्रिंट करवा रहे हैं इन हेक्साडेसिमल। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था कि आप मेन सेगमेंट और ऑफसेट की वैल्यू को ऐड करके किस तरह से फिजिकल एड्रेस जो है वो क्रिएट करना है या कंप्यूट करना है और उसको फिर कैसे डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, calculate the average wait time and average turnaround time for the following processes using the round robin algorithm with a quantum of 5 nanoseconds। तो अब के बाद हमें जो प्रोसेसेस गिवन है और जो बर्स्ट टाइम उनका गिवन है उसमें हमने दो चीज़ें वही कैलकुलेट तो करनी है, एवरेज वेट टाइम और एवरेज टर्न राउंड टाइम। लेकिन इस बार हमें राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ करना है। थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। आपने पढ़ा है कि राउंड रॉबिन जो है वो क्या प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। दूसरी चीज़ आपने पढ़ी होगी ये क्वांटम है, ये बेसिकली एक छोटा सा टाइम स्लाइस होता है जितने टाइम स्लाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करता है या रिसोर्सेज एलोकेट करता है ताकि वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके या जितनी उसने एग्जीक्यूशन करनी है वो कर ले, और उसके बाद इतना ही टाइम किसी और प्रोसेस को दिया जाता है। यो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टू प्रोसेस एक स्पेसिफिक टाइम है जो फिक्स्ड है और कांस्टेंट है। यहाँ के केस में 5 सेकंड हमने कहा, तो वो सब प्रोसेस को बारी बारी एलोकेट किए जाते हैं रिसोर्सेज या फिर उनको अलाउ किया जाता है कि वो सीपीयू को यूज़ कर सकें। और ये जो टाइम स्लाइस है जो हमने भी कहा कि क्या क्वांटम है, और ये इस केस में हमें 5 नैनो सेकेंड्स केवल है। इस टाइम की वजह से ही हमारे पास जो थोड़ा सा कुछ गैंट चार्ट बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा फोकस करना होगा कि वो कैसे आपने कंप्यूट करना है, कैसे इसको ड्रॉ करना। तो चलिए उसी की मदद से हम यहाँ पे पहले एवरेज रिटर्न निकालते हैं और उसके बाद फिर टर्न राउंड टाइम जो है वो निकालते हैं दोनों। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना। सबसे पहले देखते हैं हम ये प्रोसेसेस जो हैं वो हम अज्यूम करते हैं कि इसी ऑर्डर में आए हैं और इसी ऑर्डर में उनको सीपीयू जो है वो एलोकेट किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रोसेस P0 है इसको सीपीयू मिला और ये बिल्कुल शुरू में सीपीयू उसको मिल गया। और चूंकि हमने कहा कि 5 नैनो सेकेंड जो है वो क्वांटम है, इसका मतलब ये है कि इसकी अपनी बर्स्ट टाइम तो 10 है लेकिन इसको सिर्फ सीपीयू मिलेगा 5 नैनो सेकेंड्स के लिए, क्योंकि क्वांटम है और ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो इतने क्वांटम के बाद फिर चाहिए उसको जरूरत थी लेकिन इसे सीपीयू मिल लिया गया। तो इसका मतलब तो ये है कि ये इससे अभी 5 नैनो सेकेंड और एग्जीक्यूट होना था। ठीक है, ये इसकी रिमेनिंग अभी बर्स्ट टाइम बाकी है और सीपीयू मिल गया आपके P1। रेडी क्यू में जो दूसरा प्रोसेस है वो P1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो P1 का टोटल बर्स्ट टाइम ही 4 नैनो सेकेंड्स है या 4 यूनिट है, जबकि क्वांटम हमारे पास 5 नैनो सेकेंड का है। तो यहाँ 4 नैनो सेकेंड्स के लिए जो है वो P1 एग्जीक्यूट हुआ या चला और 9 नैनो सेकेंड्स के बाद P1 जो है वो उसकी यहाँ पे टर्मिनेशन होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके पास कोई और अभी बर्स्ट टाइम रिमेनिंग नहीं है। तो यहाँ कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगी P1 की हमारे गैंट चार्ट के ऊपर 9 नैनो सेकेंड्स के ऊपर। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है, P2 है। तो P2 को 9 नैनो सेकेंड्स के बाद CPU एलोकेट किया गया और यहाँ पे भी के उसका बर्स्ट टाइम हमारे क्वांटम से ज़्यादा है। तो ये 5 सेकेंड्स या 5 नैनो सेकेंड्स के इसको CPU दिया गया और इसकी अभी जो एग्जीक्यूशन है वो रहती है 2 नैनो सेकेंड्स। तो उसके बाद यहाँ पे 14 नैनो सेकेंड्स के बाद CPU फिर P3 को दिया गया और P3 को भी 5 नैनो सेकेंड्स के लिए ही CPU मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्वांटम है और क्वांटम सबके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ रिमेनिंग जो है वो 3 नैनो सेकेंड्स P3 के रहनी है
और जबकि एक दफ़ा जो प्रोसेस हैं वो सारे उन्होंने अपनी टर्म ले ली है और हम 19 नैनो सेकंड्स तक पहुँचे गैंट चार्ट में। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा फिर पी नॉट को देखा जाएगा और चूंकि उसकी अभी 5 नैनो सेकंड्स एग्जीक्यूशन रहती है या बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है, तो इसलिए दोबारा फिर प्रोसेस पी नॉट को सीपीयू मिल जाएगा और वो 19 नैनो सेकंड से लेकर 24 नैनो सेकंड तक अपनी एग्जीक्यूशन करेगा और यूं यहाँ पे ये आप समझ लीजिए इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। आगे देखा जाएगा तो P1 की एग्जीक्यूशन तो वैसे ही कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट देखा जाएगा P2, उसकी 2 नैनो सेकंड्स पड़ी हुई है या रहती है, तो वो 24 से लेकर 26 तक ये P2 को मिलेगा CPU और यहाँ इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है और 26 सेकंड्स या नैनो सेकंड्स पे P3 को CPU मिल जाएगा जिसकी अभी बर्स्ट टाइम 3 नैनो सेकंड्स है और यहाँ ये 29 पे ये इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो सारे प्रोसेसेस को टर्न बाय टर्न CPU दिया गया, बट कितना दिया गया, जितना क्वांटम था, क्वांटम हमारे केस में कितना था 5 नैनो सेकंड। तो हम दोबारा आते हैं पहले प्रोसेस के बाद और फिर 1 2 3 4 करके हम देखते जाते हैं अपने रैली क्यू में कि जितने प्रोसेस हैं अगर उनका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है तो उतना क्वांटम फिर हम एलोकेट करते जाते हैं एंड देन फिर ये रिपीट करेंगे अंटिल के सारे प्रोसेसेस को CPU मिल जाए और सबका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ अब हम क्या करते हैं, अब हमें एवरेज वेट टाइम निकालने और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल वेट टाइम और इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम चाहिए होगा, फिर हम उनसे एवरेज निकालेंगे। तो राउंड रॉबिन के केस में जो आसान और एडवाइस ये होती है कि सबसे पहले आप टर्न अराउंड टाइम निकालें और उसके बाद वेट टाइम निकालें। यहाँ जो अपनी चीज़ याद रखनी है वो गैंट चार्ट आपने ज़रूर बना देना है, जैसे हमने एक सिंपल सा चार्ट बनाने की कोशिश की है और आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो पहला प्रोसेस है पी नॉट, आप देखिए ये कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो पी नॉट अगर आप ध्यान से देखें तो ये 24 सेकंड या नैनो सेकंड्स पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद पी नॉट कहीं पे भी एग्जीक्यूशन में गैंट चार्ट में नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि पी नॉट का जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो कितना होगा 24 सेकंड। इसी तरह अब अपने P1 को देखिए कि वो गैंट चार्ट पे कौन सी लोकेशन है जिसके बाद P1 बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो आप अगर देखें तो ये 9 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना है 9 नैनो सेकंड्स है। P2 को अगर आप देखें तो P2 कहाँ पे आ रहा है 26 सेकंड्स में, उसके बाद कहीं नजर आ रहा है यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही है, उसका बर्स्ट टाइम पूरा हो रहा है। तो P2 का जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो कितना होगा 26 सेकंड्स और P3 यहाँ पे कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है जाके 29 सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में। तो ये यूँ हमने गैंट चार्ट की मदद से सबका टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। अब वेट टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्न अराउंड टाइम में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एक्चुअल क्या था बर्स्ट टाइम था। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा वेट टाइम। तो हम क्या लिखते हैं कि पी नॉट के केस में 24 नैनो सेकंड्स टर्न अराउंड टाइम है, बर्स्ट टाइम 10 सेकंड्स एंड 10 नैनो सेकंड्स है, तो ये 24 माइनस 10 14 आ गया। आप प्रोसेस 1 के केस में आपने सही रेडिफाई किया कि 9 माइनस 4 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रोसेस 2 के केस में ये 26 माइनस 7 आएगा और प्रोसेस 3 के केस में ये 29 माइनस 8 आएगा। तो यूँ हमारे पास इंडिविजुअल प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम भी हमने निकाल लिया और वेट टाइम। अब हम इनसे एवरेज निकालते हैं, तो बहुत आसान है, सिंपल अरिथमेटिक है। एवरेज टाइम निकालेंगे कैसे, चारों प्रोसेसेस का जो वेट टाइम है वो हम ऐड कर रहे हैं, 4 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखें तो ये तकरीबन कुछ 40.75 सेकंड या नैनो सेकंड बनता है। और इसी तरह एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकालेंगे कि ईच प्रोसेस का जो टर्न अराउंड टाइम है उन सबको हम ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 22 नैनो सेकंड बनता है। तो यूँ हमने कोशिश की है कि राउंड रॉबिन को भी एटलीस्ट एक दफ़ा टच किया जाए और उनका जो प्रोसेस है कि वो कैसे यानी ये क्वांटम एलोकेट होता है, कैसे एवरेज वेट टाइम निकलता है और कैसे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, चूँकि वो नॉन प्रीएम्प्टिव है और ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है।
तो यहाँ उम्मीद है कि कुछ क्वांटम का कॉन्सेप्ट, गैंट चार्ट कैसे क्रिएट करना है और कैसे यहाँ से वैल्यू डिराइव करनी है या कैलकुलेट करनी है, कुछ थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और एक दफ़ा ये ज़रा जो कॉन्सेप्ट है वो रिफाइन या शार्प या स्ट्रेंथन हो गया होगा इंशाल्लाह। Next question, any 15 from the given data calculate the physical address size। तो आपको पता है physical address size आप निकालते हैं वो आपके पास क्या होता है f+d, यानी उसके लिए आपको नंबर ऑफ बिट्स जो कि फ्रेम के लिए चाहिए और फिर नंबर ऑफ बिट्स जो कि ऑफसेट के लिए चाहिए। ये दोनों इन्फॉर्मेशन होती हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो नंबर ऑफ फ्रेम्स दिए हुए हैं और फ्रेम का साइज दिया हुआ है, तो हम उनसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दी फ्रेम्स, यानी इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि 1 बिलियन में है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स दरकार होंगी या रिक्वायर्ड होंगी। तो कितने बिट्स चाहिए, ये असल में 1 बिलियन तो है किसी 2 की पावर, तो उसको जब आप 2 की पावर के वो नंबर कौन सा है तो हम क्या ले लेंगे लॉगरिथम ऑफ बेस 2, यानी लॉग बेस 2 लेंगे तो हमारे पास उतनी नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी जो रिक्वायर्ड होंगी, यानी 1 मिलियन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो हमारे पास क्या आ रहा है 20। इनफैक्ट तो ये 20 बट समथिंग आएगा, लेकिन चूंकि बिट्स में पॉइंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो हम राउंड या सीलिंग आप उसको कहते हैं वो नंबर ले लेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि फ्रेम साइज यानी 4 किलोबाइट्स का है, इतने बड़े फ्रेम को कितनी बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो आपके पास जो 4K का फ्रेम साइज है आप उसको 1024 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद फिर आप उसका लॉग ले लेंगे, तो ये आपके पास क्या निकल आएगा ऑफसेट की बिट्स, यानी D वो आपके पास क्या बन जाती है 12। और यूँ अब आप अपना फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि फिजिकल एड्रेस साइज इज इक्वल टू f+d, और यहाँ से आप निकाल सकेंगे f आपके पास 20 है एंड D आपके पास 12 आ गया है, और यूँ फिर ये 32 बिट्स का आपके पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा इन दिस केस, जो कि गिवन इंफॉर्मेशन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी यही काम हमें करना है, वहाँ हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेट की है और यहाँ हमें कहा गया है आपने इसका कोड ले, अभी हमने लॉजिक लेनी है बेसिकली कि हमने क्या करना है और इसको फिर C के कोड में कन्वर्ट करना है। तो ज़रा क्विकली इसको क्लोज करते हैं। आपने सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं जिसमें एक नंबर ऑफ फ्रेम्स का है, एक आपके पास फ्रेम साइज का है, एक F का और D का, और इसके बाद एक फिजिकल एड्रेस है। तो चंद वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर लिए हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे जी आपके पास इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं तो इसलिए नंबर ऑफ फ्रेम्स के वेरिएबल को आप ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं और फ्रेम साइज के लिए आपने ये वेरिएबल लिया उसको आप असाइन कर रहे हैं 4K को आप 4096 में कन्वर्ट कर, ये अपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिए। उसके बाद अभी हमने क्या किया था, F निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उनका हमने लॉग लिया था, तो बिल्कुल C में भी हम ये कर रहे हैं क्या F इक्वल टू log 2, और यहाँ पे किस उस नंबर को यहाँ हमने पैरामीटर पास करना है, उस log 2 के फंक्शन को एज ए पैरामीटर, तो वो पैरामीटर क्या आ जाएगा जितने आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स है। तो इनफैक्ट यहाँ से ये 20 कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगा F के अंदर। इसी तरह में D में कैलकुलेट करना है कि D इक्वल टू log 2 और जितना फ्रेम साइज है, और यहाँ फ्रेम साइज क्या हमारे पास, ये जारी बात है पैरामीटर में क्या पास होगा 4096, और यहाँ D में फिर क्या आ जाएगा इनफैक्ट यहाँ पे 12 आ जाएगा। और अब अपना फार्मूला लगा रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस साइज ये जो वेरिएबल है दिस इज इक्वल टू F+D। F हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा, और D हमने भी कैलकुलेट किया है, ये आ जाएगा 12, और ये जो वैल्यू बनेगी टोटल कितनी बनेगी 32 की, और यही हम प्रिंट कर रहे हैं कि दी फिजिकल एड्रेस साइज, और उसके बाद फिर ये वेरिएबल हमने फिजिकल एड्रेस जिसमें अभी हमने ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करके असाइन किया है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। ये सिंपल सा प्रोग्राम था कि आपने लॉजिक पहले ब्रेक किया और उसके बाद फिर आपने इसको कंप्यूट करके समझा कैसे करना है, एंड देन फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। Question number 17. What will be the order of execution of the processes using the Banquet's algorithm in the given case? एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि डेडलॉक को अवॉइड करता है, लेकिन वो चाहता है कि जितने प्रोसेसेस सिस्टम में आए वो बता दें कि उनको कितने रिसोर्सेज के कितने इंस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, ताकि वो कैलकुलेट कर सके कि किसी खास ऑर्डर से रिसोर्स असाइन किए जाएं, ताकि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे और प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर सकें। ये कुछ हमें चार्ट दिया गया है जो हम बात कर रहे थे इससे पहले लोकेशन की और मैक्स के डेटा स्ट्रक्चर की, तो हम इसको भी यूज़ भी करना सीखते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सीखते हैं।
और यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, आपके पास 3 रिसोर्सेज हैं। ये जब कह रहे थे ना आर जे, ठीक है, और के कह रहे थे, तो के यहाँ पे आप देखें तो 5 है, के 5 है और आर जे 3 है, यानी R1 R2 और R3, इन तीनों के 5 रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ये हमें अवेलेबल रिसोर्सेज में गिवन है। ये देख लीजिए, ये हम अवेलेबल जो है वो गिवन है, ये अवेलेबल का मैट्रिक्स गिवन। तो हमें सिर्फ क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किस तरतीब से क्या प्रोसेस P0 या P0 पहले चले, फिर P1 चले, फिर P2 चले, ये तरतीब होगी, या पहले P1 0 और 2 बाद में, या फिर पहले P2 चले फिर P1 0, या क्या तरतीब होनी चाहिए। तो हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, बल्कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए स्टेप 1 या सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं। यानी हमारे पास 3 प्रोसेसर है, P0 P1 और P2। हमने कितने रिसोर्सेज उनको एलोकेट किए हुए हैं, हमने एलोकेशन के मैट्रिक्स में डाला हुआ है, और कितनी इनकी मैक्सिमम डिमांड है इन्होंने बताई दी है, वो हमने मैक्स में रखा हुआ है, और कितने इनको दिए जा चुके हैं वो हमारे पास क्या है, एलोकेशन। अच्छा, एक चीज़ जो आपने यहाँ पे ज़हन रखनी है वो ये है कि मैक्सिमम उन्होंने कहा हमें इतने चाहिए और हमने उसको कुछ दे दिए हुए। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम में से जो हमने दे दिए है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें या निकाल दें, बाकी रिमेनिंग होंगे, असल में वो उनकी अभी नीड है। आप कहते हैं जी मुझे 20 रुपए की ज़रूरत है मैक्सिमम, लेकिन अगर आपको 10 रुपए दे दिए जाए, एलोकेट कर दिए जाए, तो उसका मतलब है स्टिल आपकी 10 रुपए की और नीड हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक नीड का मैट्रिक्स और बनाना पड़ेगा। और वेक्टर्स एल्गोरिथम में आप जानते हैं कि ये 3-4 डेटा स्ट्रक्चर्स या जो मैट्रिसेस हैं वो आपने पढ़ी नहीं है। तो नीड की मैंने कैसे बनाएंगे, अगेन देखिएगा, मैक्सिमम 2 की नीड थी, 1 एलोकेट कर दिया, तो 2 - 1 क्या बना, 1। प्रोसेस 0 को R2 की 2 की मैक्सिमम नीड थी, 2 एलोकेट हो गए, तो इसलिए अभी और नीड नहीं है, 0। P0 को R3 की 4 की नीड थी और दिए कितने, 1, और इसका मतलब है कि उसको अभी और कितने की नीड हो सकती है, 3। तो आप बात समझ गए, यानी एक प्रोसेस का मैक्सिमम एक रिसोर्स का और माइनस जितने उसको एलोकेट किए हैं इज इक्वल टू क्या आएगा, ये अभी उसकी नीड है। तो यूँ हमने ये सारी नीड कैलकुलेट कर ली है। मैं इसको जरा रेज करता हूँ, तो ये आपने नीड निकाल ली सबकी, ये आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो आपने ये देखना है कि अब आपके पास अवेलेबल क्या है। यानी तो आपके पास मैक्सिमम प्रोसेसेस ने बता दिया हमें ये चाहिए, एक आपके पास अवेलेबल है। अब आपने अवेलेबल में से कुछ आपने एलोकेट कर दिए। अब आपने ये देखना है कि एलोकेट करने के बाद अभी कुछ और नीड भी उनकी है और आपके पास कुछ बाकी बच रहा है, तो वो आप कैसे करेंगे, ये देखिए। R1 रिसोर्स आपने पहले देखने हैं कि आपके पास इस वक्त अवेलेबल कितने हैं। तो P0 ने कहा मुझे 1, आपने P0 को 1 दे दिया, P1 को आपने 2 दे दिए और P2 को आपने 2 दे दिए। तो यूँ ये कितने बने, 5। और R1 के टोटल भी आपके पास कितने हैं, ये देखें 5। तो 5 - 5 का मतलब ये है कि R1 का भी आपके पास तो अवेलेबल कोई नहीं है। आपके पास 5 रिसोर्सेज थे, आपने 5 एलोकेट कर दी। R2 को देखते हैं, R2 में आपने P0 को 2 दिए हुए हैं, P1 को आपने कोई भी नहीं दिया हुआ और P2 को भी आपने 2 दिए। तो यूँ आपने 4 एलोकेट किए हुए, जब आपके पास टोटल कितने थे, 5। तो 5 - 4 इसका मतलब आपके पास अभी एक रिसोर्स पड़ा हुआ है जो आप एलोकेट करवा सकते हैं। R3 की हम बात करें, R3 में P0 को आपने 1 दिया हुआ है, P1 को भी 1 दिया हुआ और P2 को भी 1 दिया हुआ है। तो टोटल तो आपके पास 5 हैं। अगर आप ऊपर देखें, हमने कहा कि तीनों रिसोर्सेज 5 इंस्टेंस हैं। 3 आपने R3 के एलोकेट कर दिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इस वक्त R3 के रिसोर्सेज बचे हुए पड़े हुए हैं वो इनफैक्ट कितने हैं, 2 है। तो यो अगर मैं अवेलेबल की मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो ये देखिए हमने वही लिखी हुई है, 0, 1 और 2। अच्छा, अब जो अहम चीज़ आपने देखनी है ना, वो ये देखनी है कि 0, 1, 2 आपके पास अवेलेबल है। क्या ये 0, 1, 2 मैं इसकी नीड को पूरा कर सकता हूँ? अगर आप देखें तो R1 रिसोर्सेज जो है P0 को वो 1 चाहिए, जबकि आपके पास अवेलेबल तो है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब तो ये है कि हम इस वक्त जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इस R1 की नीड को तो हम पूरा करने से कासर हैं।
अब हम चेक कर लेते हैं अगले को। तो नेक्स्ट जो है वो P1 है। तो P1 की जो अभी नीड है वो ये है 0, 1 और 2, और हमारे पास अवेलेबल भी क्या है 0, 1 और 2। सूरत बहुत अच्छी हो गई है। तो हम इसका मतलब ये है कि P1 की नीड को पूरा कर लेते हैं और P1 की यही नीड। अब P1 की जब हमने नीड फुलफिल की है तो P1 पूरा एग्जीक्यूट हुआ, और P1 जब एग्जीक्यूट हुआ तो P1 को जो पहले रिसोर्सेज मिले हुए थे वो उसने क्या किए, स्पेयर कर दिए। या मैं थोड़ा ये इरेज करता हूँ ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं। ये देखिएगा P1 को ये पहले रिसोर्सेज ये वाले मिले हुए थे और P1 की ये नीड हमने फुलफिल कर दी। तो जब P1 एग्जीक्यूट हुआ इसका मतलब कि P1 जब यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो रिसोर्सेज वो रिलीज करेगा उसके बाद हमारे पास ये सूरत बनती है, यानी जो उसको पहले एलोकेट थे वो भी इसलिए रिलीज कर दिए और जो अभी हमने उसको एलोकेट करवाए हैं इनफैक्ट जो अवेलेबल थे और जो इसकी नीड थी, तो वो रिलीज करने के बाद अब हमारे पास अवेलेबल चूंकि ज़्यादा हो। अब आप देखिएगा कि क्या हम प्रोसेस P0 की नीड को फुलफिल कर सकते हैं इस वक्त जो हमारे पास ये इसकी नीड है, और हमारे पास सूरत हाल ये है कि हमारे पास ये अवेलेबल रिसोर्सेज है। तो आप देखिए तो हम फुलफिल कर सकते हैं क्योंकि R1 का एक रिसोर्स है ये P0 को, हमारे पास तो हैं। R2 का कोई रिसोर्स नहीं चाहिए जबकि हमारे पास एक रिसोर्स है, और R3 के 3 रिसोर्स चाहिए तो जबकि हमारे पास 3 हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे P0 को या P0 को रिसोर्सेज एलोकेट करवा सकते हैं, और जब अगर इसको रिसोर्सेज एलोकेट करवाते हैं इसका मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरह इसके पास जो अपने पहले रिसोर्सेज थे जो हमने एलोकेट करवाए हुए थे ये वाले ये, और जो अभी हमने इसकी नीड फुलफिल की है बस ये सारे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और जब ये रिलीज करेगा तो फाइनली जो हमारे पास सूरत बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये 3, 3, 4 ये रिसोर्सेज बन गए अवेलेबल, और P2 को अगर आप देखें तो ये इसका मतलब ये है कि ये है ना रिसोर्सेज अवेलेबल जो कि हम P2 को एलोकेट करवा सकते हैं। तो यूँ पर P2 को आसानी से रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और वो अपनी खुशी कर लेगा। तो आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर बनता है कि एग्जीक्यूशन का, जो हमने सारी लंबी डिटेल डिस्कशन की है, उसमें हम कह सकते हैं कि P1, P0 और P2 इस तरतीब से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए तो कोई डेडलॉक नहीं होता, रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकते हैं और ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहता है, सिस्टम में डेडलॉक नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट बैंकर्स एल्गोरिथम की रिसोर्स असाइनमेंट कैसे होगी, कैलकुलेशंस कैसे होगी, टेबल कैसे बनाएंगे आप या बना सकेंगे, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे निकालेंगे या वो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान ही है, ये हमने एमसीक्यूज में भी डिटेल से डिस्कस किया था कि पेजिंग परफॉर्मेंस की बात हो रही है और हमें कहा गया है कि आप पेजिंग परफॉर्मेंस जो है उसको कैलकुलेट कीजिए। न्यूमेरिकल तरह का क्वेश्चन है, तो हमने वहाँ पे भी ये डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में कि हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव टाइम होता है हिट रेशो मल्टीप्लाई बाय टाइम टू एक्सेस TLB प्लस टाइम टू एक्सेस मेमोरी प्लस मिस रेशो इनटू टाइम टू एक्सेस TLB प्लस 2 टाइम्स टाइम टू एक्सेस मेमोरी। यानी अगर आपके पास डेटा TLB में मिल जाता है तो हमारी क्या होती है, वो हिट होती है, और अगर डेटा TLB में नहीं मिलता तो हमारी क्या होती है, मिस होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फिर ट्वाइस दी मेमोरी एक्सेस होती है, क्योंकि हम TLB के साथ साथ अब अपनी मेन मेमोरी पे भी जाके डेटा खोलते हैं, तो इसलिए 2 टाइम्स मेमोरी टाइम हमें या 2 गुना हमें वक्त लगता है, क्योंकि अभी डेटा TLB से हमें नहीं मिला। वैल्यूज ऊपर दी हुई है, सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। हिट रेशो में 80% है तो 80% को आपने कन्वर्ट कर दिया, ये 0.8 आ गया। टाइम टू एक्सेस TLB आपके पास 20 नैनो सेकेंड्स गिवन है, यहाँ टाइम टू एक्सेस मेमोरी 100 है। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, सिंपली आपने इनको सॉल्व कर लेना है, और ये मैथमेटिकल दर्ज का क्वेश्चन है, सिंपली वही, इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। तो टाइम इफेक्टिव आपका कितना निकलता है, 140 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, ऊपर अगर यूनिट माइक्रो सेकेंड दी गई है दोनों की तो आप वो लगा लीजिएगा, 1 नैनो सेकेंड दी है तो वो लगा लीजिएगा। कोई भी यूनिट नहीं दी गई
तो आप बेशक बता दीजिएगा कि टी फैक्टिव या फैक्टिव टाइम जो है वो कितना है 140, जितना भी आपका नंबर निकलेगा इतने यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम यूनिट, ठीक है। ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। असल तो जिसका क्रक्स है वो ये है कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि इफेक्टिव टाइम या टी फैक्टिव इज इक्वल टू हिट रेशो इंटू TTLV इन टाइम टू एक्सेस TLV प्लस टाइम टू एक्सेस मेमोरी प्लस मिस रेशो इंटू टाइम टू एक्सेस TLV प्लस 2 टाइम्स टाइम टू एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे HR और MR को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर रट्टा लगाना तो मैं बता देता हूँ, HR जैसे HR डिपार्टमेंट का और MR से इंडस्ट्री याद रख लीजिएगा, और TLV TM जो है ना ये सेम है, सिर्फ यहाँ मिस के केस में आप ये समझ लीजिए कि मिस को 2 टाइम्स प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे मिस के लिए आपने 2 टाइम्स यानी आपने टाइम दुगना कर दे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है किसी भी क्रू से आप इसको याद रखेंगे फार्मूले को। अगर आप इसका कोड बना सकते हैं तो भी बना लीजिए आसानी से, वो भी बहुत सिंपल है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनेगा आपका, और अगर आपने इसको न्यूमेरिकल से हल करना है तो भी आसानी से कर सकेंगे इंशाल्लाह। Question number 19 here, write the code sniper to calculate the paging performance from the following data. Again वही कन्वेंशन मैंने फॉलो किया और कोशिश की है कि आपको पहले लॉजिक सिखाई है, उसके बाद फिर उसका कोड दिया जाए, और ये भी वही तरीके का हम करेंगे कि फ्लोट हमने डिक्लेयर कर दी है, जो कि यहाँ पे 80% ये 0.80 आएगा, तो इसलिए फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है। टी फैक्टिव है आपके पास, TTLV है, टी मेमोरी, हिट रेशो, मिस रेशो, ये सारे फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। और यहाँ वैल्यू मैंने साइन कर दी है कि टाइम टू एक्सेस मेमोरी 100 है, TTLV जो है वो कितना है 20 नैनोसेकंड, ज़्यादा 20 है, HR आपका यानी 0.8 है, या हिट रेशो और मिस रेशो जो ऑब्वियसली बात है 100 माइनस हिट रेशो कितनी होगी 20। तो ये वेरिएबल्स मैंने इनिशियलाइज भी करवा दी है। फार्मूला वही है जो हमने पहले लिखा है, सिर्फ उसका क्या कर दिया है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना दी है, ठीक है। लैंग्वेज में चूँकि हमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को वेरिएट करना पड़ता है, तो ये इसका क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को लैंग्वेज ने चूँकि सॉल्व कर लेना है, या उसके बदले में जो वैल्यू यहाँ से बनेगी वो की इफेक्टिव की वेरिएबल में चली जाएगी, और यहीं से आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में की इफेक्टिव को आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट द इफेक्टिव टाइम इज टी इफेक्टिव, जो आपने भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यूँ न्यूमेरिकल आता है तो आप एड्रेस कर सकते हैं इंशाल्लाह, और इसका कोड स्नैपर आता है कि पेजिंग परफॉर्मेंस का कोड स्नैपर लिखिए तो भी आप लिख सकेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 1303563। आपने पढ़ा हुआ है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो कुछ पेज रेफरेंस स्ट्रिंग यूज करते हैं, यानी एक प्रोसेस के अंदर अगले कौन कौन से पेजेस रेफर होने हैं ये एक डिटेल उनके पास होती है, और ये आपने यूज़ करना है। लेकिन आपके पास 3 फ्रेम्स की या 3 पेज फ्रेम्स की स्पेस अवेलेबल है, या आप एक वक्त में मैक्सिमम 3 फ्रेम्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग्स आपके पास बड़ी होती हैं। तो अभी ये देखना है कि कितने पेज फॉल्ट होते हैं, और पेज फॉल्ट का आपको पता है कि एक प्रोसेस का पेज है वो चाहिए मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन अगर वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो पेज फॉल्ट अगर होता है उसको सर्विस किया जाता है, और उस प्रोसेस का वो पेज मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये पेज फॉल्ट है हमारा। हमने देखना है कि इस केस में अगर हमारे पास 3 फ्रेम्स को एलोकेट हम करवा सकते हैं, ये पेज रेफरेंस स्ट्रिंग हमें गिवन है कि इस प्रोसेस के इस पेज को यानी एग्जीक्यूट होना है इस तरतीब से, तो कितने पेज फॉल्ट होने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ईच स्टेप। आपको ये भी देखना है कि आपसे ये कहा गया है कि आपने अपने आंसर में सिंपली ये नहीं बताना कि 4, 5 या 6 या 2 ये पेज फॉल्ट होंगे, नहीं। इतना कहने से जान नहीं छूटने वाली, बताना पड़ेगा कि किस तरह से और कितने जो है वो हमें स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि ये देखिए इस पेज रेफरेंस स्ट्रिंग को यूज करें अगर 3 फ्रेम्स के साथ, तो इतने पेज फॉल्ट जो इस तरह से अकर होंगे या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। हमने सबसे पहले अपनी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग जो है उसको दोबारा लिख लिया है, वही ऊपर जो गिवन है, यानी 1303563, यानी पेज नंबर 1 है किसी प्रोसेस का, फिर पेज 3 का होगा, फिर पेज 0, फिर 3, 5 और 6 वगैरह 3, इस तरतीब से ये पेज नंबर जो है वो कॉल हो रहे हैं। हमें कहा गया है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 फ्रेम्स की स्पेस अवेलेबल है। तो ये देखिए हमने 3 फ्रेम्स दिखाने की कोशिश की है
कि हमारे पास इस वक्त मेमोरी में ये 3 फ्रेम्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम पेज ला के लोड कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 पेजेस। और अगर हमें चौथा चाहिए होगा तो फिर वही हम बात कर रहे हैं कि किसी एक पेज को यहाँ से हम निकालेंगे और इसको हमने कहा कि ये क्या है, पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस है। तो ये हमें काम करना है। तो हम क्या करते हैं जी, एक जो चीज़ यहाँ क्वेश्चन में मिस कर गया हूँ मैं, वो असल में ये है कि ये क्वेश्चन मैंने लिया था लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम से, LRU। तो आई जस्ट गॉट टू नो कि आई मिस्ड इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो आपको पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम वहाँ पे क्वेश्चन में बताया होगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। सॉरी फॉर माय टाइपोस, आई मिस्ड मेंशन इन द एल्गोरिथम। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं। ओके, ये तो नहीं हम बताइएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स यूजिंग द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 3 फ्रेम्स अवेलेबल हैं और सबसे पहले देखिए हमने यहाँ 1 को लोड करना है, पेज 1 को। तो हमने देखा कि मेमोरी में तो पेज 1 अभी लोड नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेटा हमें नहीं मिला, तो पहले ही हमारा जो पेज है वो हमें मिस मिला, या इस सूरत में ये पहला पेज फॉल्ट अकर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पेज 1 को उठाया और यहाँ इस फ्रेम में लोड कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा जी, पेज नंबर 3 है। तो अब हम देखेंगे कि क्या मेमोरी में जो हमने पेज नंबर 3 लोड करना है वो पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि पहली बार जब भी आप पेजेस लाएंगे ना, तो पहली बार तो पेज फॉल्ट होंगे, और इसका मतलब यह है एक और पेज फॉल्ट हुआ, और अब के बार हमने लेकिन ये कर लिया कि 3 नंबर पेज को अपने फ्रेम में लोड कर लिया। ओके जी, तो आगे आप समझ लीजिए पेज नंबर 0 भी चाहिए। तो हमारे पास तो अभी फ्रेम्स में 2 पेजेस हमने लोड किए हुए, 1 और 3, 0 तो अभी भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एक और पेज फॉल्ट होगा, और यहाँ पे डेटा हमें नहीं मिला, मिस और पेज फॉल्ट हुआ। लेकिन इस पेज फॉल्ट के बाद हमने क्या किया, पेज नंबर 0 को भी लोड कर लिया मेमोरी के अंदर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और आगे हमें प्रोसेस का पेज नंबर 3 चाहिए। हमारे पास जो इस वक्त 3 फ्रेम्स हैं उसके अंदर हमने कहा that's very nice, we required page number 3 और we have already loaded page number 3 in our frames in the memory। इसका मतलब ये है कि इस बार हमें मिस नहीं मिली, बल्कि इस बार हमें हिट मिला। we have hit the data जो हमें रिक्वायर्ड था, यानी जो पेज हमें रिक्वायर्ड था we have hit that, it's already in the memory, it's already in the frame, हमने पहले से लोड कर रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ आके पेज फॉल्ट अगर नहीं हुआ, क्योंकि जो पेज चाहिए था प्रोसेस का वो मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स इन और रिक्वेस्ट आती है पेज नंबर 5 कि ये पेज नंबर 5 चाहिए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ 3 फ्रेम्स के अंदर कोई पेज नंबर 5 नाम की चीज़ पड़ी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं पड़ी हुई। तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एक मिस होगा, यानी पेज फॉल्ट अगर हुआ कि पेज 5 चाहिए वो नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेज को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन रिप्लेस कौन सा करना है, अगेन दैट्स डिपेंड्स ऑन कि आप एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं। और यहाँ हमने कहा कि लीस्ट रिसेंट यूज हम कर रहे हैं LRU, और लीस्ट रिसेंट यूज जो है वो ये कहता है कि आप ये देखिए कि कौन सा पेज आपने सबसे पहले नोट किया था, क्योंकि वही पेज है जो कम यूज हुआ है, रिसेंट में कम यूज हुआ है, वो पहले का पड़ा हुआ है, थोड़ा पुराना हो गया। इस केस में हमने सबसे पहले क्या नोट किया था जी, 1, तो इसलिए 1 को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 5 को इसकी जगह लोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 लोड हो गया, लेकिन पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि हमारे पास फ्रेम्स में पेज नंबर 5 हमारे पास नहीं। ओके जी, आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पेज जो है वो हमें लोड करना है। बिल्कुल यही सूरत बनेगी कि हमारे पास 6 पेज जो लोड करना है वो मेमोरी में नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे एक और पेज फॉल्ट होगा। और अब की बात देखना है कि किस पेज को रिप्लेस किया जाए। तो 1 के बाद कौन सा पेज आया था जो अभी रिसेंटली ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो आप देखेंगे 1 के बाद कौन आया था, 3। यहाँ से भी देखें 3 आया, क्योंकि यहाँ तक तो 1, 3 और 0 हैं, और 0 तो इन तीनों में सबसे एंड पे आया। तो लिहाजा आपने ये देखें 3 को निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया, और 6 को उसकी जगह
ये देखिए डाल दिया, ये रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए 3। तो अब यहाँ पे 3 भी नहीं है तो अगेन क्या होगा, एक पेज फॉल्ट होगा और इस पेज फॉल्ट के नतीजे में अब हमें देखना है कि किसको रिप्लेस करना। तो 3 के बाद क्या आया था जी 0। तो ये देखिए हमने 0 को रिप्लेस कर दिया और उसको उठा के हमने आप समझ लीजिए आर्जी तौर पर स्वैप आउट कर दिया और 3 को जो है वो स्वैप इन कर दिया या फ्रेम में लोड कर दिया। यानी हमने एक फ्रेम की जगह बनाई और जो अगला पेज लोड हो रहा था उसको हमने लोड कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में पेज फॉल्ट अकर हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा ज़रा देखें तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। ये 3 पेज फॉल्ट यहाँ पे आए और ये 3 यहाँ पे आए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6 पेज फॉल्ट्स अकर हुए हैं गिवन कंडीशंस। यानी अगर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग जो ऊपर गिवन है वो एज इट इज गिवन हो और हमारे पास 3 फ्रेम्स हों तो पेज फॉल्ट्स 6 अकर हो रहे हैं। आपको ये जो नीचे की वर्किंग है ये आपको ऐसे दिखाना, आप एक्सेल में बना लीजिएगा और जहाँ पे पेज फॉल्ट हो रहा है वो बेशक आप मिस में रिप्रेजेंट कर दें, पेज फॉल्ट का लफ्ज़ लिखते हैं नीचे, और जहाँ पेज फॉल्ट हो रहा है उसकी इंक आप चेंज कर दीजिएगा और आप चाहें तो उसको बॉक्स को येलो हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा वहाँ से आइडिया मिलता रहे कि यहाँ ये पेज लोड होना था इस फ्रेम के अंदर। जैसे ऊपर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये सारे के सारे जो हैं ये ऑल दीज आर दी पेजेस जो कि आपके रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ पर दी हुई है। इन्होंने वन बाय वन लोड हो रहा है और किस किस को रिप्लेस करते जा रहे हैं और एंड पे आपने एक लाइन लिख देनी है कि इन द गिवन कंडीशन देयर विल बी 6 पेज फॉल्ट्स। और चूंकि आप ऊपर दिखा चुके हैं कि किस किस कंडीशन में कौन कौन सा जो पेज है वो लोड करने की कोशिश हमने की है या की जाएगी ओएस के थ्रू भी, तो पेज फॉल्ट अकर हो सकता है। तो वो हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी लेकिन मैंने कोशिश की है कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी खास तौर पे जो एवरेज या थोड़े से बिलो एवरेज हैं, जिनको ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, तो वो इतनी डिटेल यानी ग्रैनुलर लेवल पे हम गए हैं और चीज़ें डिस्कस की हैं। जिन लोगों को थोड़ी तैयारी होगी उनकी बहुत अच्छी होगी और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे कि शायद, और खुदा न खासा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं जो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि रिपीट लग गया अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने बारहा कोशिश की है कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह उनका जो रिपीट है अब रिपीट नहीं रहेगा, बल्कि जो लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे कि खुदा न खास्ता फेल ना हो जाए या एफ ना लग जाए, तो इंशाल्लाह इत्मीनान रखिएगा। इसको देखने के बाद, इसको हल करने के बाद अब एफ बिल्कुल नहीं है इंशाल्लाह। बस सिर्फ ये है कि आपने जितनी चीज़ें हमने की हैं इनको अपने अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। इनमें से कोई चीज़ भी आ रही है आप आराम से हल कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको कंटेंट को रिव्यू करें और इस वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा देखें, एक बार नहीं तो बेशक 2 बार देखें। लेकिन ये चीज़ें जो 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं और इससे पहले 40 जो MCQs किए हैं, अगर आप ये करके जाते हैं ना तो आप बिलीव मी और नॉट कि मैं आपको शायद गारंटी तो नहीं लेकिन इत्मीनान से कह सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा पेपर आएगा। आप बाद में आके ज़रूर बताइएगा वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कि इसके अंदर से या इन टॉपिक्स के अंदर से आपको कितना को पेपर आया और इस वीडियो से आपको कितनी है, ठीक है। ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमने कोशिश की कि लास्ट मोमेंट पे आपको जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज किया जाए। और फिर भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन लग रही है तो मैं एडवाइस करूँगा कि कंटेंट को एक दफ़ा देख लीजिएगा और उसके बाद दोबारा इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इसको रिव्यू करने की कोशिश कीजिएगा। तो जब दूसरी बार आप अटेम्प्ट करेंगे या रिव्यू करेंगे तो उसमें चीज़ें काफ़ी बेहतर, आसान और थोड़ी समझ ज़्यादा आएगी इंशाल्लाह। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कंटेंट बनाए हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकें, रीच कर सकें। तो काइंडली आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो मेट्स हैं और कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी कंटेंट ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम को अच्छा प्रिपेयर कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें और उसके बाद एक अच्छा स्कोर भी अर्न कर सकें इंशाअल्लाह। और लास्टली मेरी हर वीडियो में गुजारिश होती है कि हम कोशिश करते हैं कंटेंट को अच्छा, इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग या फिर आसान बनाने के लिए, ताकि कंटेंट आपको बेहतर लगे और आपको भरपूर उसमें फ़ायदा हो। लेकिन फिर भी कोई चीज़ जिसमें कोई कमी रह जाए या आप महसूस करते हैं कि उसमें और बेहतरी होनी चाहिए या कोई एस्पेक्ट, कोई एरिया
कोई चीज़ जो आप हाईलाइट करना चाहें हम ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी कोशिश यही होगी आपकी रिक्वेस्ट, आपकी सजेशन, आपकी फीडबैक को सामने रखते हुए हम वीडियो को कंटेंट को बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी एकेडमिक जर्नी में आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प कर सकें, बहुत फैसिलिटेट कर सकें और आपकी कामयाबी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मे यू सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, इंशाल्लाह किसी और कंटेंट में, किसी और सब्जेक्ट में फिर आपसे बात जरूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआएं आपके एग्जाम के लिए और आप लोगों के रिजल्ट्स के। अल्लाह हमेशा खैरियत से रखे और आसानियाँ अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर आपसे बात होती है, तब तक के लिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।